वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो टाइप्स ऑफ बैंक्स में देखेंगे हम बैंक तो होते हैं, उनके क्या क्या टाइप होते हैं। स्पेसिफिक कामों के लिए बैंक्स को बनाया जाता है। कुछ बैंक्स रहते हैं जो स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए, फिर एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए ऐसे बैंक्स बनाए जाता है। तो उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, और वहां से जाके सेम वीडियो बंगाली में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज के चैप्टर टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो सबसे पहला टाइप जो पढ़ेंगे वो है आपका डेवलपमेंट बैंक। अब जब नेशंस जो है वो डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशंस बनना चाहते थे, जैसे वो अपने साथ डेवलप करना चाहते थे, डेवलप जब करने वाले थे तब उसमें सबसे जरूरी जो होता है कि इंडस्ट्रीज बनाई जाए या फिर फैक्ट्रीज बनाई जाए, और इसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो ऐसे बैंक्स बनाए गए जो स्पेसिफिकली डेवलपमेंट के लिए पैसा देगी। जैसे कि आप अगर नया कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या फिर नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सारी बैंक आपको लोन दे, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है ताकि आप बैंक खोल पाए या फिर इंडस्ट्रीज को और ग्रो कर पाए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। बैंक्स डेवलप टू गिव लोन्स टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जितना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्रीज हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो या फिर छोटी भी बैंक, इन छोटे भी इंडस्ट्रीज हो, उन सबको लोन देंगे। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आपका कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें डेवलपमेंट होगा तो लोगों को काम मिलेगा। वही चीज अगर आप फुलफिलमेंट करेंगे तो ये सारी बैंक जो है वो आपको लोन्स देंगी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। तो बैंक्स के टाइप देख लेंगे। एक होता है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आपका IDBI। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका IFCI। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SFC। फिर आता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SIDBI। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी बैंक है वो किसी न किसी चीज के डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ये दोनों बैंक अगर देखें तो दोनों आपका इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ये स्पेसिफिक स्टेट के लिए, तो स्पेसिफिक स्टेट मतलब कोई स्पेसिफिक स्टेट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, तो जितने भी बैंक है डेवलपमेंट के लिए लोन देती है काफी कम रेट पे। अगला टाइप देखेंगे अब हम। अगला टाइप है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ इंडिया का मतलब पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए आप है और आपके 10 दोस्त फ्रेंड्स मिलके एक बैंक ओपन करते हैं, उसी बैंक को कहा जाता है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। अब आपके दोस्त जो मिलके एक बैंक ओपन कर रहे हैं, आप सभी कोई भी काम होगा बैंक में तो सभी दोस्तों का ओपिनियन लिया जाता है। इसी को कहा जाता है आपका 1 वोट 1%। सभी दोस्तों का ओपिनियन लिया जाएगा और तभी उस बैंक में कोई काम हो पाएगा। मतलब उस कोऑपरेटिव बैंक में कोई एक हेड नहीं रहता, बाकी जितने भी कस्टमर भी मिलकर वो बैंक बनाए सभी उसके ओनर होते हैं। यहाँ पर वही लिखा हुआ ओन्ड बाय कस्टमर्स, ओन्ड बाय कस्टमर एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 1 वोट एंड 1%। मतलब हर एक पर्सन का एक वोट होगा और उसका ओपिनियन काउंट होगा। फिर आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इसका देख लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में आता है EXIM, इसको बनाया गया था 1982 में। इस बैंक के बारे में बात करते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का काम यही है कि इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, ये सब काम में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको पैसा देना, उनको सस्ते में लोन प्रोवाइड करना, यही काम होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया का। अगर आपका कोई फैक्ट्री होगा जो इंडिया में काम करता है, इंडिया के बाहर करता है, तो ये बैंक आपको लोन नहीं देगी। पर आप मान लीजिए इंडिया में कोई सामान बनाते हैं और वो सामान जाके बेचते हैं, आपका सामान बेचा जाता है USA में या फिर इंग्लैंड में, या फिर ऐसा भी हो सकता है इंग्लैंड और USA का सामान आपके फैक्ट्री में आता है, तो ये बैंक आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको लोन देगी और आपको सपोर्ट करेगी। ये देख लेंगे यहाँ पर फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रोमोटिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ ट्रेड करने से नहीं होगा, फॉरेन से अगर आप ट्रेड करेंगे तभी ये बैंक आपको सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया,
शॉर्ट फॉर्म क्या है, EXIM। ये बनाया कब था, तो ये बना था आपका 1982 में। फिर चौथे नंबर के बैंक में आता है जो कि है आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे फेमसली नबार्ड। अब जो डेवलपमेंट होता है उसका दो तरीके का होता है, एक को कहा जाता है आपका ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट में क्या होता है, जिसमें माना जाता है कि सबसे ऊपर के एरिया में अगर डेवलपमेंट किया जाएगा तो वो आस्ते आस्ते नीचे के तरफ इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वहां पर ट्रिकल डाउन होगा, मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट नीचे जरूर पड़ेगा। यहाँ पर हम पहले के जो है बैंक्स उनमें देख पा रहे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, तो ये सोचा गया था ये सब डेवलप करने पे आस्ते आस्ते इफेक्ट जाके होगा विलेजेस में, और विलेजेस भी आस्ते आस्ते डेवलप करेंगे। पर यहाँ पर करप्शन इतना ज्यादा हो गया था, यहाँ पर ट्रिकल डाउन और विलेजेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए थे, इसके लिए बना था नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे कहा जाता नबार्ड, जिसमें सेकेंड टाइप का डेवलपमेंट किया गया जो कि है बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप अप्रोच आप नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डिसाइड किया गया कि विलेजेस को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाएगा, जैसे विलेजेस डेवलप होंगे वहाँ के लोग डेवलप होंगे, बाकी शहरों के लोग भी आस्ते आस्ते और भी डेवलप होंगे। तो यही विलेजेस को डेवलप करने के लिए ये नबार्ड बनाया गया था। ये नबार्ड मेनली आपके एग्रीकल्चर को देखता है और जितने भी विलेजेस में इंडस्ट्रीज होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही सस्ते में लोन देता है। ये बनाया कब था, तो ये बना था आपके 1982 में। के बारे में देख लेंगे, प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज फॉर द promotion and development of agriculture, small scale industries, cottage and village industries, handicrafts in rural areas। तो गांव के तरफ जितना भी खेती या फिर कोई इंडस्ट्री हो उन सब के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दिया जाता है या फिर लोन दिया जाता है उसके लिए बनाया गया था नबार्ड। गांव के लोग जब शहर में आते थे और शहर से लोन देना चाहते थे तो इनको काफी ज्यादा दाम में लोन देना पड़ता था और इनको वो लोन चुकाना काफी मुश्किल हो जाता था, इसलिए बनाया गया था नबार्ड, ताकि गांव के लोगों के लिए लोन देना काफी आसान हो जाए और वो भी अपना डेवलपमेंट कर सके विलेजेस में। फिर बना आपका रीजनल। अगर RRB की बात की जाए तो ये नबार्ड से पहले से था, ये बना था आपके 2 अक्टूबर 1975 को। ये बनाया गया था इसलिए ताकि आपके जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो, गांव के जितना भी डेवलपमेंट हो, हाउस लोन हो या फिर एग्रीकल्चर हो, उसके लिए सस्ते में पैसा दिया जा सके और लोन दिया जा सके। और बाद में देखा गया कि रीजनल RRB उसमें करप्शन बहुत ज्यादा हो गया, मतलब करप्टेड लोग उसमें जाने लगे और RRB के हेड ऑफिस में बैठने लगे। इससे क्या हुआ, जितने शहर के करप्टेड लोग हैं वो क्या करते थे, वो ऐसे जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते थे कि वो गांव के लोग हैं और RRB से बहुत सस्ते में लोन ले लेते थे। इससे गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होता था, इसलिए बाद में आपका नबार्ड बनाया गया और 1983 में उन्हें लाया गया केम अंडर नबार्ड। तो 1983 में क्या किया गया, नबार्ड बनाया गया और जितने भी RRB थे रीजनल रूरल बैंक वो सबको लाया गया अंडर द नबार्ड। अगर रीजनल रूरल बैंक की बात की जाए तो इंडिया में काफी सारे थे पर अभी 50-60 बचे हुए हैं, बाकियों को बंद कर दिया गया। ये कॉमर्शियल बैंक था एट रीजनल लेवल। जैसा मैंने बताया था कि गांव के लोगों को बहुत मुश्किल होता था कि शहर जाके लोन देना, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाया जाता था, तो एक कॉमर्शियल बैंक गांव में स्टार्ट किया गया था और बाद में देखा गया यहाँ पर RRB में काफी ज्यादा करप्शन स्टार्ट हो गया। तो इस करप्शन को रोकने के लिए नबार्ड बनाया गया और RRB को अंडर नबार्ड लाया गया था 1983 में। फिर आते इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैंक जो कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बनाया था, पहले था आपका बैंक ऑफ बंगाल मद्रास, तो बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। इन तीनों बैंक को एक साथ लाया गया था और इनको नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1921 को। क्या आप समझ सकते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले इन तीनों बैंक को एक साथ लाया गया था।
इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के काफी देर बाद इसे नाम चेंज करके रख दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ। ये नाम चेंज कब किया गया था? ये चेंज किया गया था आपके जुलाई 1955 को। ये था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक्स ऑफ इंडिया। और इसका तीनों पॉइंट जो है आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना? बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और मुंबई मिलकर बना था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बाद में किस नाम से जाना गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम था तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे जो पॉइंट्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है। अब आते हैं हाई स्ट्रीट बैंक। हाई स्ट्रीट बैंक का मतलब यही होता है वो बैंक जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हो। जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए, वो है एक हाई स्ट्रीट बैंक क्योंकि उसके बहुत सारे ब्रांचेस है और उसके पास काफी सारा डिपॉजिट रहता है। यहाँ पर वही पॉइंट देख लेंगे, हाई स्ट्रीट बैंक क्या होता है? एक बैंक जिससे बहुत सारे ब्रांचेस है। बहुत सारे ब्रांचेस मतलब उससे बहुत सारे ऑफिसेस है। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे, इंडिया के हर एक हिस्से में कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल ही जाएगा। उसी को कहा जाता है हाई स्ट्रीट बैंक। और ये जो हाई स्ट्रीट बैंक होते हैं ये करते हैं आपका रिटेल लेंडिंग। रिटेल लेंडिंग मतलब क्या? बैंक होते हैं वो बहुत सारे सेक्टर्स में लोन देते हैं। जैसे आप लोग डेवलपमेंट बैंक में देखे थे आप लोग, कुछ बैंकर्स जो सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पैसा देते हैं, कुछ बैंक है जो सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज को पैसा देते हैं। पर ये जो बैंक होते हैं हाई स्ट्रीट बैंक, ये करते हैं रिटेल लेंडिंग। ये लोन देते हैं सभी सेक्टर्स में, इन मेनी सेक्टर्स। जैसे आपका एजुकेशन लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, या फिर आप कोई गाड़ी नया खरीदना चाहते हो तो कार लोन हो गया। सारे सेक्टर्स में ये लोन देते हैं, यहाँ पे एजुकेशन और हाउस लोन। रिटेल लेंडिंग में आपको यही याद रखना है, ये लोन देते हैं इन मेनी सेक्टर्स। अब देखेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का मतलब यही है कि बैंक जो पहले प्राइवेट था उसे बाद में गवर्नमेंट सेक्टर बना दिया गया या गवर्नमेंट के अंडर लाया गया था। तो 1969 की अगर बात करें तो 14 बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया गया था और 1980 में को नेशनलाइजेशन के अंडर लाया गया था। तो आज का चैप्टर बस यही तक था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।